वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों को, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया गया है। और ये हमारे बिहार शिक्षक भर्ती और इसके साथ ही ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या होंगे, सहायक होंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, सारे डाउट क्लियर हो सके। और साथ में कॉपी पेन ले लीजिएगा ताकि जो भी चीज़ें नहीं हो तो उन चीज़ों को आप लोग नोट कर सकें। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटदा की सर्वप्रथम खोज किसने की। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल है एक सुरकोटदा, जो सर्वप्रथम उसकी खोज किसने की। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या हो जाता है कि सुरकोटदा जो है ये कहाँ पर है, सुरकोटदा कहाँ पर है। तो यहाँ पर निकल करके आता है सबसे पहले कि सुरकोटदा जो है ये कहाँ पर है। तो सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो गुजरात के किस जिले में है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ जिले में है। तो सुरकोटदा कहाँ पर है, तो गुजरात में है और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब इसके बाद बात ये आती है कि इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की। तो सुरकोटदा की खोज की अगर बात की जाए तो ये किसने की, माधव स्वरूप वत्स ने की, एस.आर. राव ने की, जगपति जोशी ने की, या फिर एन.जी. मजुमदार ने की। किसने सुरकोटदा की खोज की थी। तो सुरकोटदा की जो खोज है इससे संबंधित कौन है, तो जगपति जोशी हैं। कौन है, जगपति जोशी। सर्वप्रथम जगपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी। और कब की थी, तो 1964 में। कब की थी, तो 1964 में, यानी 1964 में जगपति जोशी के द्वारा सुरकोटदा की सर्वप्रथम खोज की गई। और सुरकोटदा जो है ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। अब हम लोग सुरकोटदा से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे। तो सुरकोटदा जो है ये क्या था, सिंधु सभ्यता का एक पत्तन नगर था। सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का एक पत्तन नगर था, यानी कि बंदरगाह था। लोथल भी एक बंदरगाह है और सुरकोटदा भी क्या था, एक बंदरगाह था, यानी कि पत्तन नगर था। सुरकोटदा में एक बहुत बड़ा टीला मिला है और यहाँ पर उसके उत्खनन से पता चला कि यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ मिला है, जो कि कच्ची ईंटों और मिट्टी का बना हुआ था। ध्यान रखिए कि सुरकोटदा का जो दुर्ग था वो पक्की ईंटों का नहीं बना हुआ था, बल्कि ये कच्ची ईंटों का बना हुआ दुर्ग था। यहाँ से प्राप्त जैसे कि कुछ अवशेष मिले हैं, तो अवशेषों में घोड़े की अस्थियाँ मिली है और एक अनोखी कब्रगाह मिले हैं। तो अगर सवाल पूछे कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है या फिर घोड़े होने का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिलता है, तो ये कहाँ से मिलता है, सुरकोटदा से मिलता है। तो घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य जो हैं ये सुरकोटदा से मिले हैं। और यहाँ पर एक अनोखी प्रकार की क्या है कि कब्रगाह मिली है। सुरकोटदा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। जैसे कि अन्य जगहों पर देखेंगे तो दुर्ग अलग घिरा हुआ था और यहाँ पर नगर जो था वो अलग था, लेकिन सुरकोटदा में दुर्ग और नगर दोनों ही क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। इसके बाद देखेंगे कि सुरकोटदा के जो दुर्ग थे उन्हें पीली मिट्टी की कुटी हुई, यानी कि पीली कुटी हुई मिट्टी के निर्मित चबूतरे पर बनाया गया था। यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ देखने को मिली है, जो कि क्या था कि यहाँ पर एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी हुई मिली है। कब्र जो है ये बड़े आकार के शिला से ढकी हुई मिली है और यह कब्र अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन परंपरा में सर्वाधिक नवीन प्रकार का है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये नवीन प्रकार का शवाधान मिला है। इसके आगे देखेंगे कि दुर्गीकृत क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम से प्राप्त कब्रिस्तान से कलश शवाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है, यानी कि शवों के साथ में कलश का भी शवाधान किया जाता था। तो इस प्रकार से सुरकोटदा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम लोग देखें। अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो नगर कितनी दूरी पर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो जो नगर है ये कितनी दूरी पर बसा हुआ था, तो 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर के घेरे में,
25 किलोमीटर के घेरे में या फिर 10 किलोमीटर के घेरे में। तो मोहनजोदड़ो जो नगर है ये 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। कितने में? 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। इसके आगे अगर हम इसकी पूरी सभ्यता की बात करते हैं, पूरी सिंधु सभ्यता या फिर पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो ये भारत भूमि पर, कहाँ पर? तो भारत भूमि पर 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 13 लाख कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। और इसके बाद देखेंगे कि इसका जो स्वरूप था वो कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। इसका स्वरूप कैसा था? तो स्वरूप इसका जो था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, स्वरूप इसका त्रिभुजाकार था और भारत की भूमि पर ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसका उत्तरी भाग क्या था। तो उत्तरी भाग इसका मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में, अभी जम्मू की घाटी में पड़ता है। दक्षिणी भाग जो है ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी घाटी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी घाटी सुटकागेडोर बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान तक फैला हुआ है। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है यानी कि हड़प्पा लिपि से मिलती जुलती कौन सी लिपि है? तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कौन सर्वाधिक साम्य रखती है। तो ये खरोष्टी लिपि है, द्रविड़ लिपि है, देवनागरी लिपि है या फिर ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? तो हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखने वाली जो लिपि है वो द्रविड़ लिपि है। कौन सी लिपि है? द्रविड़ लिपि है। इसके आगे हम लोग हड़प्पा लिपि के बारे में कुछ देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये लिपि है इसमें 600 से ज़्यादा अक्षर हैं। कितने? तो 600 से ज़्यादा अक्षर हैं, लेकिन 60 से 64 मूल अक्षर है। 60 से कहीं 60 मिलता है, कहीं 64 मिलता है। तो 60 से 64 जो है ये मूल अक्षर हैं। बाकी जो थी इसकी मात्राओं के अक्षर हैं, यानी कि मात्राओं को जोड़ करके बनाए जाते थे। इस प्रकार से 600 अक्षर थे। हड़प्पा लिपि जो है ये मुख्य रूप से भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसका हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता से स्थल जो संबंधित स्थल है कुंतासी, ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर कहीं नहीं है? तो ये जो कुंतासी है, तो कुंतासी को हम लोग देखेंगे कुंतासी कहाँ पर है। तो कुंतासी जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है कुंतासी। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुंतासी जो है ये भारत के गुजरात राज्य के किस ज़िले में पड़ता है? तो मोरबी ज़िले में पड़ता है। किस ज़िले में है? तो गुजरात के मोरबी ज़िले में ये पड़ता है। और इसके बाद देखेंगे तो ये सिंधु सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह इतिहास में 2 काल के दौरान में उन्नत हुआ। एक क्या था कि 2200 से लेके 1900 ईसा पूर्व, कब से कब तक? तो 2200 से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद देखेंगे कि दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था 1900 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। कुंतासी के बारे में कुछ जानकारियों को देखते हैं। तो कुंतासी की जो खोज है ये पीपी पांड्या ने की थी, लेकिन बाद में इसका चितलवाला ने क्या किया था? इसका गहन अध्ययन किया था। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कुंतासी भी क्या था? एक पत्तन नगर था। हड़प्पा सभ्यता का क्या था? एक पत्तन नगर था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2 हेक्टेयर की 4 दीवारी वाला शहर और बिना दीवार वाले उपनगर थे, यानी कि बिना दीवार वाला उपनगर था। ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस प्रकार की कलाकृतियाँ मिली हैं? तो चित्र वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं और समुद्री गतिविधि का संकेत देने वाले 2 बेलनाकार पत्थर के लंगर भी यहाँ पर पाए गए हैं। तांबे के भंडार वाले एक छोटा बर्तन भी पाया गया है और कुछ तांबे की चूड़ियाँ और 2 उंगलियों की अंगूठियाँ भी यहाँ पर पाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एस्टीटाइट के 1000 से अधिक सूक्ष्म मोती भी पाए गए हैं। अन्य कलाकृतियाँ भी यहाँ पर क्यूबिकल चार्ट वाली हैं जो पाई गई हैं और हड्डियों के उपकरण भी यहाँ पर पाए गए हैं। साथ ही साथ टेराकोटा खिलौना गाड़ियाँ भी यहाँ पर पाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एगेट और कोरेनियल सामान भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं।
और इसके आगे अगर हम लोग देखें तो अभी यहाँ पर देखा गया कि लोथल की तरह ये भी क्या था, एक बंदरगाह शहर था। और यहाँ से इस बस्ती से लापिस लाजुली बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है। लापिस लाजुली जो है इसका निर्यात होता था मेसोपोटामिया के साथ में, तो जिससे ये चीज़ निकल करके सामने आता है कि मेसोपोटामिया के साथ में यहाँ से व्यापार होता होगा। और किसका, तो लापिस लाजुली का यहाँ से व्यापार होता होगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा कब प्रकाश में आया, तो धौलावीरा कब प्रकाश में आया, तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये 1946-47 में प्रकाश में आया, 1961-62 में आया, 1990-91 में आया, या फिर 1971-72 में आया, ये कब अस्तित्व में आया। तो पिछले वीडियोस को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा कि धौलावीरा जो है ये कब अस्तित्व में आया। वैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ कि धौलावीरा कब अस्तित्व में आया, तो 1990-91 ईस्वी में। कब, 1990-91 ईस्वी में धौलावीरा जो है ये अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया, तो 1990-91 में धौलावीरा अस्तित्व में आया। इसकी खोज जो है वो जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी, तो जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और जगपति जोशी ने कब इसकी खोज की थी, तो 1969 ईस्वी में इसकी खोज की थी, यानी कि 1969 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। लेकिन आगे चल करके आर.एस. विष्ट ने, किसने, तो आगे चल करके आर.एस. विष्ट ने इसका उत्खनन किया। और इसका उत्खनन कब से कब तक हुआ, तो 1989 से लेकर के 1991 के बीच में इसका उत्खनन हुआ, जो कि आर.एस. विष्ट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। धौलावीरा जो है वो कहाँ पर है, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इसके बाद अगर देखें तो धौलावीरा को सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर भी माना जाता है। सबसे सुंदर नगर किसे माना जाता है सिंधु सभ्यता का, तो धौलावीरा को माना जाता है। धौलावीरा से ही जल संरक्षण के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जल संरक्षण के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो धौला नदी के पास, यानी कि धौलावीरा में ही मिलते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि, तो अब इसके बाद देखेंगे कि धौलावीरा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है, लूनी नदी के तट पर है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है, मासर और मनहार नदियों के विषय में पूछ देता है। तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में जो है ये धौलावीरा है। और भचाऊ तालिका जो है ये मासर एवं मनहार नदी के संगम पर स्थित है। लेकिन धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे पर, यानी कि उसके तट पर स्थित है। इसके बाद अगर एक चीज़ देखा जाए तो धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इसके पहले क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है, हड़प्पा जो है ये किस नदी पर अवस्थित है, इस चीज़ को बताना है। तो क्या ये रावी नदी पर है, सिंधु नदी पर है, भोगवा नदी पर है, या सतलज नदी पर है। हड़प्पा जो है ये किस नदी पर अवस्थित है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है, तो रावी नदी पर जो है ये हड़प्पा अवस्थित है। रावी नदी से याद आया तो एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि प्राचीन काल में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो परुष्णी नदी के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर अवस्थित है। इसके आगे तो आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है, तो हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था, इसकी खोज कब हुई थी, तो 1921 में किसने की थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उसके आगे और भी जो चीज़ें हैं तो वो सब आप लोग जानते हैं इसके विषय में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर पूछे कि किस नदी पर अवस्थित है, तो रावी नदी। लेकिन अगर पूछ दे कि किस नदी तंत्र पर अवस्थित है, तो सिंधु हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि किस नदी पर अवस्थित है, तो आप बोलिएगा कि रावी नदी पर अवस्थित है। लेकिन अगर पूछ दे कि किस नदी तंत्र पर अवस्थित है, तो ये सिंधु नदी तंत्र पर अवस्थित है।
इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और रावी नदी का जो पुराना नाम है वो क्या चीज़ है, तो वो परुष्णी नदी है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखेंगे हम लोग कि हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार मिला है, जो कि यानी कि एक अन्नागार के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, विशाल अन्नागार के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। और ये सिंधु घाटी में जितनी भी खुदाई हुई है उनमें क्या होता है कि कहीं पर कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी संरचना है, तो कहीं कहा जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो अन्नागार मिला है वहाँ पर 6-6 की पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित है। यानी कि एक अन्नागार में क्या है कि 12 कक्ष हैं जो कि 6-6 की पंक्तियों में निर्मित है। और हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। तो ये चीज़ अगर मैंने आप लोगों को नहीं बताया होगा और आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? चित्राक्षर लिपि जो है ये किस काल की है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो ये वैदिक काल की है, मौर्य काल की है, इनमें से कोई नहीं, या फिर सैंधव काल की है। तो जो चित्राक्षर लिपि है, तो हम लोग इसके पहले देखे थे कि भाव चित्रात्मक लिपि कहाँ की है, तो ये सैंधव सभ्यता की है, तो ये सैंधव काल की है। चित्रात्मक लिपि कहाँ की है, चित्राक्षर लिपि कहाँ की है, तो ये सैंधव काल की है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो ये कौन सी है? चनहुदड़ो और लोथल है, हिसार बनवाली है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, या फिर हड़प्पा कालीबंगा है? कौन सी है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। इसे हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि मोहनजोदड़ो से एक चांदी का फूलदान भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? चांदी का एक फूलदान भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे कि एक महिला के पेट पर से यानी कि शरीर पर से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, उसकी प्रतिमा है। तो इस तरह की जो प्रतिमा है जिसे अन्नपूर्णा देवी कहा गया है, तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। दाढ़ी वाले बाबा की जो मूर्ति है ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। जो भी इसमें आप लोगों को नया लगे उसे नोट करते चलिए। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? हड़प्पा सभ्यता में बहुत से नगरों का पता चला है, लेकिन कौन सी है जिन्हें मुख्य नगरों की संज्ञा दी गई है, यानी कितने नगर हैं वो? तो वो 5 है, 6 है, 7 है, या फिर 8 है? कितने नगर हैं? तो 6 स्थल जो है उन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है। 6 स्थल को नगरों की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं कि वो 6 कौन कौन से हैं। तो उन 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला जो है वो कौन सा है? हड़प्पा है, जो कि पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब में है। और पाकिस्तान के सिंध में एक मोहनजोदड़ो है। तो पहला हड़प्पा है और दूसरा कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि तीसरा नगर जो है ये कौन सा है? तो तीसरा नगर जो है ये है चनहुदड़ो। कौन सा है? चनहुदड़ो है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चौथा नगर जो है ये है लोथल। पांचवें नगर की बात करें तो पांचवा नगर है कालीबंगा और छठा नगर जो है ये बनावली है। तो इस प्रकार से ये 6 नगर हैं, स्थल हैं जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो वो क्या है? स्नानागार है, अन्नागार है, ईंटों से बना सभा भवन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है? अन्नागार है। अन्नागार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इस चीज़ को कई एक बार बताया जा चुका है आप लोगों को। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? चित्राक्षर लिपि जो है ये किस काल की है? तो इसको देखना है, ये सैंधव काल की है, वैदिक काल की है, मौर्य काल की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि चित्राक्षर लिपि किस काल की है। तो अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे कि चित्राक्षर लिपि जो है ये सैंधव काल की है। किस काल की है? सैंधव काल की है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है?
तो हड़प्पा जो है ये कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है, लौह युगीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, या फिर लौह युगीन सभ्यता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, पिछले वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें बताया जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, और क्यों कांस्य युगीन सभ्यता थी ये भी वहाँ पर एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग वहाँ पर जा करके इसे देख लेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई? हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोथल से, धौलावीरा से, मनावली से, या फिर रोपड़ से। तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह की जो प्राप्ति है ये लोथल से हुई है। और लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में ये स्थित है। और इसके आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पिछले वीडियो में है, वहाँ पर आप लोग जाके देख लेंगे। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्नलिखित में से कौन था? तो इनका प्रिय पशु कुत्ता था, ऊँट था, घोड़ा था, या फिर सांड था। तो हम लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुबड़ वाला सांड जो था वो पवित्र माना जाता था। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो सांड है ये इनका प्रिय पशु था। सांड जो था वो प्रिय पशु था। राइट आंसर ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता में किस नगर से दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? तो दुर्ग का साक्ष्य किससे प्राप्त नहीं हुआ है? कालीबंगा से, रोपड़ से, कोटदीजी से, या फिर चनहुदड़ो से। तो हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र नगर था जहाँ पर दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है। एकमात्र नगर जहाँ पर दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है और वो है चनहुदड़ो। कौन सा है? चनहुदड़ो है। राइट आंसर ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की उपासना करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विष्णु की, वरुण की, इंद्र की, या फिर मातृ देवी की। तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। किसकी? मातृ देवी की उपासना करते थे। अगर ऑप्शन में पशुपति दिया हो तो पशुपति भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये लोग मातृ देवी या पशुपति की उपासना किया करते थे। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। क्या प्रयोग किया जाता था? तो कच्ची ईंट का, पक्की ईंट का, टाइल्स का, या फिर उपयुक्त सभी का। क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो हम सभी जानते हैं कि सिंधुकालीन जो भवन निर्माण होता था उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उस समय में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी। और ये जो ईंटें हुआ करती थी ये किस अनुपात में हुआ करती थी? तो 1:2:4 के अनुपात में हुआ करती थी। नृवैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का निर्माता ऑस्ट्रोलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है, भूमध्य सागरीय है, या फिर मंगोल है। कौन है? तो इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माता है तो ये थे भूमध्य सागरीय नहीं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड थे। कौन थे? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्राचीन सिक्का निम्न में से किस धातु के बने थे? यानी कि हड़प्पा कालीन अगर सिक्कों की बात करते हैं तो ये किस धातु के बने थे? तांबा और चांदी के, सीसा और मिट्टी के, तांबा और सोना के, या फिर तांबा, चांदी, सोना और सीसा के। किस चीज़ के बने थे? तो हड़प्पा कालीन सिक्के जो है वो तांबा, चांदी, सोना और सीसा इन सभी के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सिक्के थे तांबा, चांदी और सोना के बना करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हड़प्पा काल से संबंधित प्रश्नों को देखा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर बीच में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।